Hello, welcome to KN Studies. CAPF AC 2021 मिशन 240 प्लस में 30 डेज टारगेट में आज हम 24th डे देखेंगे। डे 23 में यानी 23rd डे में हमने आपको अपने ब्लॉग से के रिलेटेड कुछ चीजें आपको बताया था कि यस उसमें आपको 10 रिपोर्ट राइटिंग, 10 आर्गुमेंट राइटिंग और 12 आपको ऐसे सैंपल आपके पास दिया हुआ है। वो सैंपल हाउएवर हमने 2018 के सीएपीएफ 2018 को ध्यान में रखते हुए बनाया था। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि फॉर द फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना और कुछ टॉपिक जो हैं वो रिलेवेंट होते हैं। देखो आज के डेट में कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं जो कि आप कंप्रीहेंड करना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर यदि आपको पता है, कुछ चीजें ओवरव्यू आपको पता है, एट द एंड ऑफ द डे आपका टारगेट क्या है? मार्क्स मैक्सिमाइजेशन करना है। कोई भी टॉपिक यू आर नॉट अवेयर ना, ये ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं है कि यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं या तो उन्होंने ही क्वेश्चन सेट किया है और या वो इतना वो 20-30 साल से पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन को हर साल देख रहे हैं, तो वो आपको 20 गो क्वेश्चन दे देंगे और उस 20 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन आ जाएगा। देखो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ मैं खुद इस एग्जाम को देख रहा हूँ, जितने दिन से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो आपके रिलेटेड आए। एज सच हु बहू वो नहीं आएगा, क्योंकि सेम ऐसे टॉपिक पे थोड़ा सा स्लाइटली मॉडिफाई करके एन नंबर ऑफ टॉपिक्स बनाया जा सकता है। लेकिन यदि आप बेसिक आपको पता है, कोई भी टॉपिक का बेसिक स्ट्रक्चर पता है, तो 30% मार्क्स आप इजिली गेन कर सकते हो। उस सिर्फ ये से आप जीरो तो उसमें नहीं आएगा। एग्रीकल्चर पे आपने 4 ऐसे लिख लिया है, तो एग्रीकल्चर पे कुछ भी आएगा तो आपके पास स्लाइट मॉडिफिकेशन करने का आपके पास अटेम्प्ट है, आपके पास चांस है कि उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो यही हमने इस लास्ट 23rd में जो हमने डेट पे दिया था कि यस आपको उसको देखना है, उसको समझना है, वो सारे चीज को आपको अटेम्प्ट करना है प्रॉपर तरीका से। अब देखो, जो फिर हमने आपको एक इधर आपको क्या मिला, ये टॉपर्स का आपका कॉपी मिला। टॉपर का कॉपी जो हमने बताया कि 115.5 मार्क हमने दिया है, तो इधर रिसेंट टाइम में टेस्ट में देखा जाए तो दिस वाज द हाईएस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उस टाइप का कॉपी लिखा जाए तो रियल में आपका मार्क्स आएगा जो 100 प्लस वाले। 100 प्लस जो बहुत सारे कैंडिडेट के आते हैं, आप फाइनल में स्कोर जो देखते हो, किसी का 365 आ रहा है, किसी का मान के चलो कि 383 या समथिंग, 383 सब 2018 वाले में लास्ट था, 2000 ये 18 में तो 383 वगैरह आ रहा है, तो निश्चित आप मानो कि पेपर 2 में 100 प्लस वाले स्कोर वाले हैं, कुछ सारे कैंडिडेट हैं। तो ये कैंडिडेट जिनका हमने आपको दिखाया, कॉपी जो दिखाया, वो उसमें से वो 115 प्लस हमने स्कोर जो दिया है, तो ही इज डिजर्विंग, क्योंकि ही इज ऑलरेडी क्वालिफाइड इन 2020। आई होप कि 2020 में ही मेरिट लिस्ट उनका बन जाएगा, बट स्टिल ही इज द पर्सन की पूरी तरह से डिवोटेड है कि यस हो सकता है कि 1 नंबर 2 नंबर से आपका 2020 में नहीं बने, लेकिन 2021 में वो इतना प्रॉपर जम करके मेहनत कर रहा है कि इस बार वो जो कहते हैं ना कि विक्टर ह्यूगो मोमेंट, कि नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप द आइडिया अनलेस अदरवाइज, कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, लेकिन आप वेल प्रिपेयर्ड हो तो आप पहुंचोगे ही। देखो लॉट ऑफ कैंडिडेट आप लोग में से हो जो कि 2020 में रिटेन आप क्वालिफाई कर गए, फिर रिलैक्स हो गए। यस जिनका लास्ट अटेम्प्ट था उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर साल बहुत सारे कैंडिडेट हैं, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है हर, क्योंकि 5 ईयर मैक्सिमम, आपको जनरल कैंडिडेट हो तो 20 से 25 ईयर्स, ओबीसी हो 20 से 28 ईयर और एससी एसटी हो तो 20 से 30 ईयर्स। तो बहुत सारे कैंडिडेट का तो लास्ट अटेम्प्ट हर साल होते रहता है कि हर साल कुछ का आज इस बार लास्ट अटेम्प्ट है कुछ, तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट था तब तो उनके पास कुछ विकल्प नहीं। लेकिन कुछ लोग जो वो मान करके बैठे हो कि यस मैं तो रिटन क्वालिफाई हूं 2020 का, जब तक जो प्रॉपर तरीका से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं देख लेते हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं ऐसे कैंडिडेट को पर्सनली जान रहा हूं जो 2 ईयर कंटिन्यूअस 2 ईयर से इंटरव्यू दिए,
2019 नहीं हुआ और 2020 में भी रिटर्न क्वालिफाई है, तो ऐसे हैं कैंडिडेट, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो भी आप 2020 में क्वालिफाई हो, दैट्स फाइन। तो उस कॉपी को आप प्रॉपर तरीका से जो हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम में, उसको देखो, उसको समझो, और मेरे अनुसार जो है 115.5 मिला है, तो वो अप्रोक्सीमेट वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअस हमारे साथ लास्ट 1.5 साल से ज्यादा से कंटिन्यूटी में है जुड़े हुए, टेस्ट रेगुलर लिखते रहते हैं। तो ये फायदा है, तो आप उसको देखो, समझो, चीजों को करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप क्या लिखते हो वो आपके लिए मायने रखता है। आज जो डे 24th है, 24th डे में हमने जैसा कि आपको प्रोमिस किया था कि हम इसमें एक ऐसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ऐसे को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे में हिंदी वाला का शिकायत रहेगा कि हिंदी वाला क्यों नहीं दिया गया, तो ठीक है, तो हिंदी वाला का ये ऐसे दे रहे हैं। हाँ देखो, वो कॉपी जो दिया गया इंग्लिश मीडियम वाला था, तो हिंदी मीडियम में भी हमारे पास लेकिन कॉपी है, लेकिन उस एप्रोप्रिएट लेवल का नहीं है। जैसे कुछ लोग क्वालिफाई किए हैं हिंदी मीडियम वाले हमारे पास स्टूडेंट, लेकिन एक्चुअली ना मैं सबका कॉपी तो रखता नहीं हूँ। सबका जिनका कॉपी हमारे पास रहता है मैं उनको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप उसको हिंदी मीडियम वाले हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आज जो है ऐसे जो है उसको हम हिंदी में भी प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट और आर्गुमेंट तो है वो तो ओनली इंग्लिश में ही है। तो एक हम ऐसे इसमें राइटअप और इसका पीडीएफ भी जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे जो है इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका आपका एक पिलर है, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि आपका एक आना ही होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इंटरनल सिक्योरिटी पर जो क्वेश्चन है वो आपका आता है। ऐसे भी आप इंटरनल सिक्योरिटी में जा रहे हैं, आप इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी में ही वर्क करेंगे, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर में हो, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे सेंट्रल माओइस्ट हॉटबेड में हो, या फिर आप एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या आईटीबीपी में हो तो बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या बीएसएफ हो तो पाकिस्तान बॉर्डर और नेपाल, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे वर्क कर रहे हो, आप एसएसबी हो तो नेपाल और भूटान बॉर्डर पे कर रहे हो, तो कहीं भी आप कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी में ही लगे हुए हो, या वीवीआईपी वीआईपी ड्यूटी में आप लगे हुए हो। तो कह रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखो, इन दिस टेक्नोलॉजी इरा digital revolution should be accepted and improved rather than ignored and repressed. The history of earlier general purpose technology demonstrates that even with short term dislocation, recognizing the economy and working around revolutionary technologies generates huge long term benefits for economy as well as society as a whole. देखो, जो आपका टेक्नोलॉजी होता है, जस्ट इमेजिन करो कि गांधी जी अपने टाइम में चरखा, बहुत सारे लोग अभी इंडिया में हैं जो गांधी जी को से मिले थे, गांधी जी को देखे थे, गांधी जी के साथ वर्क किए थे। यस, अब वो संख्या धीरे धीरे लिमिटेड होता जा रहा है, लेकिन गांधी जी अपने टाइम में चरखा पर जोर देते थे। आज के डेट में चरखा अब ऑलमोस्ट, हम अपने बचपन तक हमने देखा है कि घरों में नानी के गांव में जाता था तो नानी चरखा चलाती थी, कि बस थोड़ा सा ही कभी कभी हुआ तो, लेकिन एक तरह से बस थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर के लिए आ गया। तो अब वो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं, क्यों? क्योंकि जितने चरखा से आदमी कमा पाएगा उससे ज्यादा कहीं और वर्क करके, कुछ और जगह वर्क करके वो अर्न कर सकता है। तो स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विल नॉट ओनली बेनिफिट योर इकोनॉमी, इट विल आल्सो बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल। लेकिन इंटरनल, अब देखो इसमें इसमें देखा जाए तो फर्स्ट जो आपका पैरा है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को हमने इंट्रोड्यूस किया कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अब देखो दूसरा पैराग्राफ में ये हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप मेरे से बेटर ऐसे लिख सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमसे बेटर ऐसे लिखते हैं। किसी चीज पर किसी का अधिकार नहीं है ना कि कोई भी किसी का कोई सेक्टर स्ट्रांग हो सकता है। तो मैं एक सैंपल के तौर पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखो, मैं जो प्रोवाइड करा रहा हूँ वो मैं मान के चलता हूँ कि यदि आपने इस तरीके के एज सच प्रेजेंट किया तो आपको 13-14 नंबर मिल सकते हैं। नॉर्मल में होता है कि एवरेज जो आपके कैंडिडेट होते हैं 8 से 10 नंबर मिलते हैं। अच्छे लिखते हो तो 11 से 12, 12 से ऊपर जो है आपको सब्सटैंशियल कंटेंट प्रॉपर तरीका से प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो 14 मार्क्स तक आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन 4 ऐसे है तो चारों में आप 14 नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि 14 जिसमें प्राप्त कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा और अनलिमिटेड टाइम आपके पास नहीं है। अनलिमिटेड टाइम होता तो सब में आप हो सकता है 15-15 प्राप्त कर सकते थे, लेकिन टाइम आपके पास लिमिटेड होता है तो ये डिफिकल्ट। तो आप 14 पर मत जाओ, 12 का टारगेट रखो कि यस 12 13 जो भी ये मिल जाए बहुत अच्छा है, 11 भी है। 10 या 10 से ऊपर जो है
बहुत अच्छा है। सारे में मिल जाते हैं तो। इंटरनल सिक्योरिटी इन द ईरा ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन इज इमर्जिंग एज ए कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड फॉर कंट्री लाइक इंडिया विद लार्ज एरिया with huge diversity is challenging to manage this. However, at one place it is helping our security personnel to manage it better. At the same time it is posing greater challenge in this direction. तो जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है, तो वो एक तरफ तो आपको हेल्प कर रहा है। ये जैसे आज जीपीएस सिस्टम है, बहुत सारे जो नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, फिर बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जिससे कि आप आज सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बहुत सारे विकल्प हैं कि जैसे देखो पहले ऑपरेशन जो होता था 7 डेज 6 डेज वगैरह, कोबरा वगैरह, ये आप सारा आपको अरेंज। आज की डेट में क्या है, प्रिसाइज आपके पास इंफॉर्मेशन मतलब एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है डिजिटल रिवॉल्यूशन के कारण आपको मिल जाता है कि आप गए, टारगेट को हिट किए और फिर आप अपने लोकेशन पे आ गए। तो साइबर अटैक्स इज पार्टिकुलरली मेजर थ्रेट to sectors identified under critical information infrastructure that include financial systems, air traffic control and telecommunications। और इंटरनल सिक्योरिटी में होने पर जो वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस है उस पर भी आपको वर्क करना पड़ता है। आर सिक्योरिटी फोर्सेस which are engaged in protecting these installations are finding very difficult many times to deal with this type of situation, many times due to lack of know-how of the technology or coordination and timely delivery of critical information to deal with these emerging threats। देखो, सो आप मान के चलो कि एज ए इंटरनल सिक्योरिटी में गए, तो आप में से कुछ आर्ट्स के ग्रेजुएट हो, कुछ जो है साइंस के ग्रेजुएट हो, कुछ जो है रियली में आईटी सेक्टर के ग्रेजुएट हो, तो सबके पास अलग अलग नो हाउ है ना। तो हर कोई, और या फिर कोई जवान लगा हुआ है चीजों को ट्रैक करने में, अब उसे प्रॉपर तरीका से आइडिया नहीं है, तो शायद टाइमली वो चीजों को कंप्रीहेंड नहीं कर पा रहा है, टाइमली चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो वो जो है एक चैलेंज पेश करता है। नेक्स्ट ये कह रहा, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज बीन इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ लॉस्ट ऑफ लाइफ एंड ये ड्यू टू मोब वायलेंस। ठीक है, तो ये मोब वायलेंस के कारण आप बहुत सारे जगह देख रहे हो कि लॉस्ट ऑफ लाइफ हो रहा है, वेदर इट बी इन झारखंड ओवर र्यूमर्स ऑफ चाइल्ड किडनैपिंग। ठीक है, चाइल्ड किडनैपिंग या फिर एक तरह से वो जो डायन वगैरह बता करके, इन यूपी एंड राजस्थान बाय कॉप विजिलेंटेज, इन कश्मीर बाय वायलेंट क्राउड्स, or over reservation by Jat in Haryana. In this situation, many times rumors are spread on social media such as WhatsApp and Facebook is worsening the situation. And recently, we have seen due to protest of CAA and RC in many places, internet shutdown took place, which created disruption for the common man and economy। और ये कर सकते हो जो आपका किसान आंदोलन जो है, ये इसका भी हम जिक्र कर सकते हैं। Many times it has been, ठीक है, it has been seen that our security personnel are engaged in uh, posting, ठीक है, sorry, posting their traveling and posting with pictures on social media। It is not risking their lives and security, but it is not only, ठीक है, I'm sorry, only risking their lives and security, but also posing the internal security challenge as well। However, it is helpful in reducing a stress level in personnel and helping to communicate with their family members। Need of the hour is that there should be proper checks and balances with the uses of technology। There should be proper training of the new emerging technology। सही, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब देखो, यदि इसमें से सुधार और करना है, इसमें से और, तो कुछ जो इंसिडेंट्स का नैरेटिव प्रस्तुत कर दो, कुछ डेटा प्रस्तुत कर सकते हो। ये जितना टेक्नोलॉजिकली आप जानोगे उतना आपके लिए फायदा होगा, आप उस चीज को ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक सैंपल है, आप इस फॉर्म में लिखोगे, आपको 12 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब इसी को हिंदी में है, तो हिंदी में भी हमने इसको प्रेजेंट कर लिया है कि यस, आप हिंदी वाले का शिकायत ना रहे। ठीक है, तो भारत में आंतरिक सुरक्षा पर डिजिटल क्रांति का प्रभाव। करें, डिजिटल क्रांति ने भारत में कई क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस से लेकर वित्तीय समावेशन में इसने अहम योगदान दिया है। इस समय शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां इसका प्रभाव न देखा गया हो। निसंदेह बदलते दौर में इसने हमारी आंतरिक सुरक्षा को भी प्रभावित किया है। एक ओर तो इसने हमारे सुरक्षा बलों को नई तकनीक प्रदान किया तथा उन्हें इनके उनके परिवार से जोड़ने एवं मनोरंजन का साधन मुहैया कराया है, तो दूसरी ओर इसने कई नई चुनौतियों को भी जन्म दिया है। देखो, इसमें जो प्रॉपर तरीका से आपका आ गया है, ये जो टॉपिक है वो फर्स्ट पैराग्राफ से ही आपका
क्लियर हो गया। जो हमने इंग्लिश वाला में है, तो एग्जैक्ट जो टॉपिक जो है वो आपका सेकंड पैराग्राफ में आपका आ पा रहा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि जो टॉपिक का डिमांड है उसको आपको प्रेजेंट करना है। और ये न्यूट्रल वे में दिया हुआ है कि भारत में आंतरिक सुरक्षा पर डिजिटल क्रांति का प्रभाव, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नहीं दिया हुआ है, ये न्यूट्रल टॉपिक दिया हुआ है कि व्हाट्स एवर यू आर नोइंग, तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को वन डायमेंशन ही सिर्फ कवर नहीं करना है, यू हैव टू कंसीडर बोथ द डायमेंशंस। स्वतंत्रता से पूर्व जहां आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना प्रदर्शन, रैलियां, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद थे, तो वहीं स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीकी की विकसित होती प्रणालियों ने आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है। यूं तो हमारे सुरक्षा बलों को पूरे भारत में किसी न किसी रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती मध्य भारत यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार इत्यादि में वामपंथ उग्रवाद, उत्तर पूर्व भारत में प्रतिविद्रोहिता की समस्या और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की समस्या। ये समस्या देश की आजादी के साथ ही शुरू हो गए थे, लेकिन डिजिटल क्रांति ने इन्हें और जटिल बना दिया है, ठीक है। तो ये आप इस लिख सकते हो। आज भौतिक रूप से सिर्फ चुनौतियों का ही सामना नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि प्रोपेगेंडा के रूप में भी इसका प्रसार किया जा रहा है। सोशल मीडिया यथा व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से असामाजिक तत्व गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे हमारे सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ये चुनौतियां और भी जटिल हो जाती है जब आंतरिक उपद्रवी तत्वों को बाहरी ताकतों की मदद मिलने लगती है, जैसा कि हमने कश्मीर और उत्तर पूर्व के संदर्भ में देखा है। हाल ही के कुछ घटनाओं को हम देखें तो स्थिति स्पष्ट होती है। भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया, जिसके कारण सुरक्षा बलों को वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काफी इंतजाम करना पड़ा और इसके तहत वहां इंटरनेट सुविधा बंद करनी पड़ी, क्योंकि इसके गलत तरीके से राज्य विरोधी ताकतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने का खतरा था, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी हुई। इसी प्रकार नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के आंदोलन के कारण भी कई क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बंद करनी पड़ी और सारे के सारे जो है क्यों, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे थे, जो डिजिटल क्रांति का ये प्रभाव था, इस वजह से जो है वो बंद करना पड़ा। लास्ट पैराग्राफ इसमें, चूंकि भारत एक बहुत विशाल देश है और यहाँ की विविधता इतनी अधिक है कि कुछ न कुछ विषयों को लेकर अलग-अलग क्षेत्रों में असंतोष की भावना होती ही है। लेकिन आज डिजिटल क्रांति के फैलाव के कारण इससे सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत ही तीव्र गति से होता है। ऐसे में एक तरफ से यह लाभदायक है तो दूसरी तरफ चुनौतीपूर्ण भी है। हम डिजिटल क्रांति की प्रगति को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक लाभ पहुंचाया है। लेकिन आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न की गई चुनौतियों को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके लिए इस बात की जरूरत है, हमारे सुरक्षा बलों और इसमें लगे एजेंसियों को तत्पर रहना चाहिए और गलत सूचनाओं के उद्गम पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए बनी नीतियों को नवीनतम बनाने की जरूरत है और कुछ समितियों जैसे बीएन श्रीकृष्ण समिति और राव इंद्रजीत समिति के सुझावों को अपनाना चाहिए। यदि आप ये लिख देते हो इस टाइप का, तो 13 नंबर के करीब आपको आराम से मिल जाएगा, 14 भी मिल सकता है, लेकिन 12 से कम किसी हाल में नहीं मिलेगा। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि एवरेज पर ध्यान दो। आप 200 मार्क्स का है, आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है जो एक्सीलेंट होने का टारगेट रखोगे। एक्सीलेंट होने का तब टारगेट जब रहता कि दिन भर लिखते रहो कुछ ना कुछ, तो ये और जो भी है मोबाइल से सर्च करो इंटरनेट पे, कुछ ऐसा नहीं है। वो जो भी है एट द इंस्टेंट, इंस्टेंट में ही आपका होना है। तो ये हमने इससे आपको प्रेजेंट किया। अब आप देखोगे आर्गुमेंट राइटिंग। आर्गुमेंट राइटिंग में है सपोज ये कि एवरीवन शुड गेट फ्री कोविड वैक्सीन, तो कोविड वैक्सीन फ्री सबको मिलना चाहिए। तो क्या है, कोविड 19 हैज अफेक्टेड ऑल पीपल फ्रॉम रिच टू पुअर एंड इज एवरीवन हैज डेंजर, ठीक है, फ्रॉम दिस particularly second wave was devastating, so need of the hour is that everyone should get free vaccine. Free vaccine to all will be an inclusive step where everyone will go to vaccination center and will feel at equal level. देखो कहते हैं ना कि इंडियन रेलवे ने इक्वल, सबको इक्वल ट्रीटमेंट लाया और कहीं ना कहीं इसने लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाया, लोगों के बीच संपर्क को बढ़ाया और लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे। आज भी रेलवे जो है सामाजिक दूरी को मिटाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अदरवाइज गांव में है तो एक ब्राह्मण है तो वो सोचेगा कि मैं ऊपर मचान पे बैठूंगा और एक शूद्र है तो वो नीचे, लेकिन रेलवे में
देखो बहुत बार क्या होता है कि एक मान के चलो कि जो एससी-एसटी हैं या व्हाट्सोएवर जो सामाजिक, हम इस चीज़ को ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आप विलेज में देखो यही सिचुएशन अभी भी बहुत जगह चल रहा है। तो उसमें क्या होगा? हो सकता है एक-एक ब्राह्मण जो है वो ज़मीन पे बैठने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जो कि उस पर्सन से गाँव में ये हेट करेगा या फिर उसको बोलेगा तुम यहाँ कैसे आए? और उससे वो रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ हमें भी बैठने के लिए थोड़ा जगह दें या मैं आपके पैर के नीचे यहाँ बिछा लूँ बिछावन। तो ये सिचुएशन है। तो वही है कि फ्री वैक्सीन करोगे, सब लोग जाएँगे और वहाँ पे एक तरह से सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा। Every time taxpayer have complained, they are paying and getting no direct benefit. This will provide opportunity to say this is the time we get benefits. It is a contagious disease, and if the vaccination will be free, then everyone will take it. Otherwise, on payment basis, some people may ignore taking the vaccine. तो पेमेंट यदि ये करोगे तो कुछ लोग प्रोस्टिनेशन कर देंगे कि अरे रहने दो, उतना पैसा हम नहीं लगा सकते हैं. The earlier the vaccination for entire eligible population is done, better it will be. It will help to contain the spread of virus. If dose is free, people will not procrastinate. Many people are hesitant of the vaccine. If bill to do person will visit the center for taking vaccine, many hesitant people will also find it motivating and will come out in its support. ठीक है, this will promote sense of united India where for one issue at least everyone feel at the same platform. तो ये कहीं ना कहीं देखो पॉइंट्स को आपको बनाना पड़ता है, लेकिन चैलेंज होता है वहां उस पार्टिकुलर मोमेंट पे. ठीक है, तो ये 4 में है. अब अगेंस्ट में जाओ. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री वेयर मोर देन 1 करोड़ पॉपुलेशन आर एलिजिबल फॉर वैक्सीन. Providing free vaccine for all will require huge sums of money and human resource. If private players are involved for this purpose and some will get in private facility after paying, then it will reduce the burden of government. ठीक है, there are so many people who are well to do and taking vaccine will not be a big burden on them, so those who can afford it should pay. ठीक है, many companies are providing their employees the opportunity that they will be reimbursed of the money so they can take paid vaccine. Yes, कुछ जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने पेड में लिया है इस वजह से कि कंपनी उनको रिम्बर्स कर देगी, तो पेड में लिए. ठीक है, मेनी पीपल आर गिविंग अप एलपीजी सब्सिडी ऑन परमानेंट बेसिस. देन फॉर वन टाइम व्हाई नॉट दे कैन स्पेंड सम मनी, और ये लाइफ का प्रश्न है तो दे कैन पे. There are many people who are not in favor of taking services free of cost, then they should have opportunity to pay for the same. कि बहुत सारे लोग हैं कि यस हमें जो फ्री नहीं चाहिए. So vaccine manufacturers will also have some opportunity to earn some extra because government is generally procuring at relatively lesser price. तो देखो ये चल रहा है लेकिन आपको लॉजिक डेवलप करना है, तो ये लॉजिक आप डेवलप कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी बोला कि दिस इज द सैंपल. आप ये इस टाइप में लिख सकते हो, आप हमसे बेटर लिख सकते हो, लेकिन ये एक सैंपल है, इसको आप फॉलो कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट राइटिंग ऑन 5G. देखो जो कहते हैं ना कि जूही चावला इंडिया की फर्स्ट ऐसी पर्सन है जिन्होंने सबसे अधिक कॉस्ट पे किया है 5G के लिए. इनफैक्ट अभी तक उन्होंने 5G यूज नहीं किया है, हो सकता है फॉरेन के किसी कंट्री में गई होंगी तो वहां यूज की होंगी, लेकिन इंडिया में उन्होंने यूज नहीं किया और 20 लाख का फी पे करा. तो ये आप जो भी लिखोगे 8 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो आप ये में द करस्पॉन्डेंट या लोकल करस्पॉन्डेंट, एडिटर, सब एडिटर, ये भी है संडे टाइम्स न्यू दिल्ली. ठीक है ना, या संडे स्पेशल कर सकते हो 8 अगस्त 2021. The 5G mobile communication system provides a far higher level of performance than the previous generations of mobile communication system. तो हम 1G, 2G, 3G and 4G अभी हम यूज कर रहे हैं, कुछ जगह अभी 3G यूज कर रहे हैं, कुछ लोग के पास अभी 2G वाला ही मोबाइल सेटअप है. तो 5G technology is very different. Previous systems had evolved driven more by what could be done with the latest technology. The new 5G technology has been driven by a specific users ad application. ठीक है, usage and ठीक है, usage and applications. 5G mobile communications has been driven by the need to provide ubiquitous connectivity for applications as diverse as automotive communication, remote control with haptic style feedback, huge video downloads, as well as at very low data rate application like remote sensors and what is being termed as Internet of Things. ठीक है, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ये देखो टेक्निकल है. ठीक है,
Like all widely used system, the 5G mobile communication is governed by a series of standards building on 2G GSM, 3G UMTS, and then 4G LTE. The 5G standard come under the auspices 3GPP, yani third generation partnership project. 3GPP has a number of different work groups, each addressing different elements of the required standard. They draw on industry experts who give of their time and are sponsored by relevant mobile communication company. In this way, the standard are written and developed. The ITU, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन has defined three main application area for enhanced capabilities of 5G. They are enhanced mobile broadband, ultra reliable low latency communication, ठीक है, एंड मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन, ठीक है, ओनली EMBB, ठीक है, इज डेवलप्ड, यानी कि जो इनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड 2020। अभी देखो ये थ्री कंपोनेंट्स हैं, तो ये 2020 में ये डेवलप हो डिप्लॉयड हो चुका है कुछ पार्ट में। URLLC एंड MTC are several years away in most locations, अभी उसमें वर्क चल रहा है। In India still there is controversy regarding the implementation and no clarity how things will work, and for stopping the trial of 5G PIL was filed which was rejected by the court। तो ये आप देखो ये काफी टेक्निकल है, आप ऐसा नहीं लिख सकते। यदि इस ढंग से आप लिखोगे तो आपको 7-8 नंबर मिल जाएगा यदि, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये देखो अब मैंने तो उस चीज को कहीं से लिया, उसको अपने वर्ड्स में आपको प्रेजेंट कर दिया, लेकिन ये एग्जाम हॉल में इतना आपको पॉसिबल नहीं है ना। यदि आप ये करते हो तो 8 नंबर मिल जाएगा 10 में से, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। लेकिन तो हमने एक सैंपल के तौर पे आपको प्रोवाइड किया, और ये जो टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक मैंने प्रोवाइड कराए हैं वो रिलेवेंट है, आप उनको देखें समझें। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि आप कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। आप हड़बड़ाओ नहीं, टेंशन नहीं लो, कर सकते हो। 49 मार्क्स देखो लाए थे पेपर 2 में आपके प्रभात कुमार सिंह, लेकिन अगले बार उन्होंने सुधार किया, चीजों को स्टाइल अपना चेंज किया, प्रैक्टिस थोड़ा सा किया। जैसे भी आप जिस ढंग से भी सिलेक्शन आप लो, सिलेक्शन के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस टेलीग्राम नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। जिन्हें भी टेस्ट वगैरह देना है आप कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, केन स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।